गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा कोरोलिस बल का ही नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग क्या कर रहे थे, जो कोरोलिस बल है उसके एप्लीकेशन पार्ट को देख रहे थे। आपने कोरोलिस बल के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा। वो क्या था कि कोरोलिस बल क्या है, एक प्रकार का आभासी बल है, ठीक है। और आप अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हो और वो कैसा है, रोटेटिंग है। और उस पर कोई भी इवेंट हो रही है या कोई भी ऐसा कण या कोई भी घटना अगर वो गतिशील है तो उस पर निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बल लग रहे हैं उनके अतिरिक्त एक कोरियोलिस बल भी लगेगा। और वह कोरियोलिस बल किस प्रकार उस इवेंट को प्रभावित कर रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने खूब सारी इवेंट्स को देख लिया था, जैसे मानसून को समझाया था। हालांकि मानसून को डिटेल में समझाने के लिए खूब अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं, विधियाँ हैं, लेकिन कोरियोलिस बल भी उनमें से एक है। वो संपूर्ण रूप से मानसून की व्याख्या नहीं करता, लेकिन मानसून की घटना में किस तरह से जो मानसूनी पवनें हैं वह जब 0 डिग्री अक्षांश को पार करती है तो वो भारतीय भूभाग की तरफ, जो इंडियन आपका कॉन्टिनेंटल है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसकी तरफ किस प्रकार से मुड़ जाती है, उसको आप इस विक्षेपक बल या कोरियोलिस बल की सहायता से भी समझा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जैसे कोई नदी बह रही है तो वो किस किनारे का कटाव करेगी उसकी जानकारी भी आपको कोरियोलिस बल से मिल रही थी। फिर जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में आपका कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, तो उसकी दिशा का निर्धारण भी आपने कोरियोलिस बल के माध्यम से कर लिया था। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था, वो क्या था कि यदि कोई वस्तु या पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे थे, जिसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो उस पर कोरियोलिस बल लगेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें हमने एक निष्कर्ष क्या निकाला था कि इस प्रकार के पिंड पर जो कोरियोलिस बल होता है उसके कारण वह पिंड अपनी गति की दिशा के पूर्व दिशा की ओर, अगर मान लो ये ऐसे गिर रहा है तो ये इधर विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। और कितना विस्थापित होगा उस समीकरण को भी हमने निकाला था। फिर हमने रॉकेट लॉन्चिंग की जो प्रोसेस थी उसमें भी कहीं ना कहीं इस घटक या इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, उसकी भी हमने चर्चा की। तो अब इस जो पूरा हमारा टॉपिक था रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स, उस पर ये लास्ट टॉपिक बचा है, उसको हम करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। एक दफ़े आपको अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो बाकी बिल्कुल रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी सिंपल, ठीक है। और डेरिवेशन को तो हम अच्छे से कर ही रहे हैं और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझ रहे हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इजी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पृथ्वी पर उदग्र यानी ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए सिस्टम और ऑन ए बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अर्थ सरफेस, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड आप क्या कर रहे हो, इसको फेंक रहे हो। तो सबसे पहले चीज बिल्कुल सिंपल है, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो रोटेटिंग है। कोई पिंड है अगर आप उसको फेंक रहे हो तो निश्चित रूप से वो पिंड क्या है, गतिशील है, तो उस पर क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए, कोरियोलिस बल लगने से पूर्व की जो प्राथमिक शर्तें थी वो क्या थी, एक तो अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, और दूसरा जिस पिंड पर या जिस कण पर या जिस सिस्टम पर आप कोरियोलिस बल को मेजर करना चाह रहे हो वो पिंड या सिस्टम क्या होना चाहिए, गतिशील भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें इसमें हो रही है। बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला क्या है, F कोरियोलिस इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस V डैश। तो आपको ओमेगा चाहिए और V डैश चाहिए। ओमेगा के लिए सिंपल है, वही डायग्राम आपको बनाना है, और मैंने पहले ही कह दिया हर डेरिवेशन में इस डायग्राम को आप बार बार बनाइए, ताकि क्या होगा, ये डायग्राम आपको एकदम एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। और समझ समझ के बना रहे हैं हर चीज को। ये आपका ओमेगा है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश था, ये कोई बिंदु है जहाँ पर कण है जो लैम्बडा अक्षांश पर है, ये इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये भी ओमेगा, ये इधर आई कैप डैश जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन कह रहा हूँ, पूर्व दिशा कह रहा हूँ, ये मेरा है जे कैप डैश जिसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन कह रहा हूँ, और ये मेरा है के कैप डैश जो है वर्टिकली, ठीक है ना। और ये भी लैम्बडा, ये 90 माइनस लैम्बडा और ये लैम्बडा। इसके आधार पर आप जब ओमेगा को लिखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्बडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा के कैप डैश, ठीक है। तो ये आपने ओमेगा लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, वी डैश लिखना है। तो वी डैश इस कंडीशन से आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो उसके लिए u तो 0 नहीं होगा, तो उस स्थिति में आपको पता है वी डैश को आप क्या लिख दोगे, वी डैश इज इक्वल टू u माइनस GT
और ऊपर की ओर है तो के कैप की डायरेक्शन तो क्या होगी, के कैप डैश प्लस ही होगी, याद रखिए। माइनस जी टी क्यों लिखा, क्योंकि जी नीचे होता है और आप कण ऊपर जा रहा है तो ये जी क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। इस डायरेक्शन का आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी डायरेक्शन को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। अब ये के कैप डैश प्लस क्यों लिखा, क्योंकि कण क्या जा रहा है, ऊपर की ओर ही जा रहा है, ऊपर की ओर हमारा के कैप डैश कैसा है, प्लस है। तो ये आपके हो गया वी डैश, ये आपके आ गया ओमेगा। तो सिंपल चीज है, बस एफ कोरोलिस फोर्स को आपको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं हम, -2m आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, फिर ओमेगा का मान रखिए आप ये 0, ये ओमेगा कॉस लैम्बडा, ये ओमेगा साइन लैम्बडा, और v हो जाएगा आपका ये 0 और ये u माइनस जी टी, ठीक है। बस अब सिंपल इसको खोलना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये आई कैप डैश एज इट इज, फिर ये हो जाएगा u माइनस जी टी ओमेगा कॉस लैम्बडा और माइनस 0, तो चलो एक ही पद आएगा। फिर जे कैप डैश देखोगे तो ये इंटू ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0, और के कैप डैश देखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो केवल एक पद बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कौन सा पद बच रहा है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्बडा, और ये ब्रैकेट में माइनस आई कैप डैश। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं कोरोलिस बल की दिशा दिखाना चाह रहा हूं। तो कोरोलिस बल की दिशा कैसी है, माइनस आई कैप डैश है, याद रखिए। ये फॉर्मूला तो आपके निकल करके आ गया, और दिशा क्या आई आपके, माइनस आई कैप डैश। माइनस आई कैप डैश कौन सी दिशा होगी, अगर आपकी आई कैप डैश ईस्ट है तो माइनस किधर होगा, इधर होगा, और वो कौन सी दिशा होगी, वो होगी वेस्ट, पश्चिम। ये डायग्राम आपने देखा था, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आई कैप डैश ईस्ट माइनस आई कैप डैश वेस्ट, जे कैप डैश नॉर्थ और माइनस जे कैप डैश साउथ। तो इस तरह से आप क्या कह दोगे, आपके जो कण पर कोरोलिस बल लग रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जो कण है अपनी गति की मूल दिशा से तो विक्षेपित या विस्थापित होगा, और किस दिशा में होगा, माइनस आई कैप डैश। माइनस आई कैप डैश का मतलब हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ आप नीचे निष्कर्ष क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर लगने वाले कोरोलिस बल के कारण वह पिंड अपनी गति की मूल दिशा के पश्चिम की ओर विक्षेपित या विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये आप निष्कर्ष आराम से लिख लेना। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब अगला काम हमारा क्या है, मतलब ये सिचुएशन कैसी है, देखो आप यहाँ से हो, यहाँ कोई पिंड फेंकोगे, ये से जाएगा और वापस इधर की ओर आएगा। इधर ये आपका आई कैप डैश है और इधर आपका ये माइनस आई कैप डैश है। तो ये जो पिंड होगा वो ऐसे जाएगा और इधर की ओर आएगा यहाँ पर। तो ये क्या है, इसका एक्स डैश है। तो ये आपको एक्स डैश फाइंड करना है, इधर पश्चिम दिशा की ओर आएगा। जब आप फेंकोगे, तो किधर आएगा, जब वापस नीचे आएगा तब किधर की ओर आएगा, पश्चिम दिशा की ओर आएगा, ठीक है। ये पश्चिम दिशा की ओर है। तो अब हमारा क्या काम है, हमें एक्स डैश फाइंड करना है। तो एक्स डैश फाइंड करने के लिए सिंपल सा है, एफ इजिकल टू एम ए वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो एफ तो आपके ये रहा और एम ए आप रख दीजिए। तो उसको सॉल्व करते हैं, वेरी इजी है, बस सिंपल सी मैथमेटिक्स है। कॉन्सेप्ट यही था कि इस स्थिति में पश्चिम की ओर लगता है, बस आप इस चीज को याद रखिए। और ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो वो दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व की ओर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की गति के नियम से आप क्या लिख सकते हो, एम डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी टू इजिकल टू माइनस 2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्बडा। सिंपल है, एक बार आप समाकलन कीजिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये m से m तो आपका चला गया, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस 2 ओमेगा ये यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 कॉस लैम्बडा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप आराम से कर सकते हो। और प्लस a, और a के लिए वही कंडीशन है, t इजिकल टू 0 पर इनिशियल पर x डैश क्या है, 0 है, कंडीशन वही सेम है। एट t इजिकल टू 0 डी एक्स डैश अपॉन डी टी इजिकल टू 0 दैट इम्प्लाइज a इजिकल टू 0। तो आपके डी एक्स डैश अपॉन डी टी क्या बच जाएगा, माइनस 2 ओमेगा यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 कॉस लैम्बडा।
अब एक बार पुनः आप क्या करोगे, इसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो चलो करते हैं इसको। ये आपके आ जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ एच डैश इजिकल टू माइनस 2 ओमेगा यू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी क्यूब बाई 6 कॉस लैम्बडा प्लस बी। कंडीशन वही है सेम, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स डैश इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 0। तो इससे आपके एक्स डैश क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा कॉस लैम्बडा यू टी स्क्वायर माइनस जी टी क्यूब अपॉन 3। ये आपकी इक्वेशन जो भी आप लेना चाहो 1 2 वो है। तो ये आपके आ गया एक्स डैश। अब आपको ओमेगा पता है, लैम्बडा पता होगा, ठीक है। तो अब आपको ये यू जी पता है, और दूसरा आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कहने का मतलब कि आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के खूब सारे तरीके हैं, हम वेरी इजी मेथड पर जाते हैं, उसको आप समझिए। देखो, अब कोई भी पिंड को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, वापस नीचे की तरफ आएगा और धरातल पर आकर के रुक जाएगा। तो जब वो धरातल पर आता है तो उस स्थिति में उसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। भाई धरातल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या धरातल पर तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होना है। तो हम इस कंडीशन को काम में लेंगे कि कोई टाइम टी ऐसा होगा जिस पर क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो वो हम निकालते हैं। और ये एक्स डैश आ कहाँ रहा है, धरातल पर ही आ रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान से एक बार सुनिए, मैं लिखूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि यदि समय t पर कण धरातल पर है तो उस स्थिति में उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और आप जानते हो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होता क्या है, h होता है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये t, अगर x डैश में ये जो t है, ये t कौन सा है, ये t वह है जब कण धरातल तक पहुंच चुका है। तो उस स्थिति में आपका h क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से कंडीशन निकल जाएगी आपके, आप इसको लाइन लिख देना कि यदि पिंड धरातल पर पुनः आ जाता है तो उस स्थिति में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है या ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होता है। तो यहां से फॉर h इजिकल टू 0 t इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 2u अपॉन जी। ये तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए, ये आगे हम काम में लेंगे। दूसरा आपको ये भी पता है कि जब कण धरातल पर आएगा तो उस स्थिति में उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। धरातल पर आकर के रुक गया तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। और फाइनल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, v इजिकल टू u माइनस जी एच। इसको आप ऐसे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिए आप। जो न्यूटन गति का फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होता है, v इजिकल टू u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v ऐसे काम लो, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये भी काम में ले सकते हैं। तो यहां से आपके फॉर v इजिकल टू 0 वी कैन राइट u इजिकल टू रूट 2gh। तो ये दोनों आप काम में ले सकते हो। आपके यहाँ से u भी हट जाएगा और t भी हट जाएगा, तो आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कंडीशन हमने कहाँ से काम में ली है, फॉर h इजिकल टू 0, यानी धरातल पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और यहाँ पर क्या कह देंगे हम, धरातल पर कण का अंतिम वेग क्या है, 0 है। तो उसके लिए v इजिकल टू 0 तो u इजिकल टू 2gh। तो बस अब आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी। तो चलो हम करते हैं, x डैश इजिकल टू माइनस ओमेगा कॉस लैम्बडा, और u एक दफ़ा मैं t की वैल्यू रख देता हूँ। t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी टी क्यूब हो जाएगी 8u क्यूब अपॉन 3g क्यूब। तो ये जी से जी कैंसिल हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ओमेगा कॉस लैम्बडा और ये u क्यूब अपॉन जी स्क्वायर। तो आ गया आपके कॉमन, अंदर 4 माइनस 8/3। अब आप u की वैल्यू रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा, और u क्यूब ये हो जाएगा आपका 2gh की पावर 3/2 अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, x डैश आ गया।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर देते हैं हम, एक्स डैश इक्वल टू -4/3 ओमेगा कॉस लैम्बडा। मैं इसकी पावर हाफ रखना चाहता हूँ तो ये 3 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो आप 8h³ g की पावर 1/2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। बस ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए एक तो, और एक इस चीज़ को समझिए, इन दोनों का यूज कीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपको बड़े आसानी से ये एक्स डैश निकल करके आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से सीधा सिद्ध करना पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर लगने वाले कोरोलिस बल के कारण पिंड का जो विस्थापन होगा वो निम्न होगा। तो ये सीधा पूछ लेते हैं, तो आप यहाँ तक ला करके प्रूफ कर दोगे। वेरी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जो हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप आराम से जो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टॉपिक्स को किया है उससे आप न्यूमेरिकल को भी बड़े आसानी से डील कर सकते हो। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा पूरा हो गया है। वापस मैं आपको एक बार यही सलाह दे रहा हूँ कि जब कभी भी आप लेक्चर को सुने तो पेन और पेपर को साथ में रखें, और चूंकि लेक्चर वैसे भी 15 से 20 मिनट के अंतर्गत है तो ज़्यादा आपको बोरियत भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है। तो आप बड़ा इत्मीनान से सुने और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर वे में फॉलो कर लिया तो बिल्कुल ये आपके लिए क्लासरूम टीचिंग की तरह ही होगा। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। थैंक यू।